हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के हाफ ईयरली के फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। बच्चों, इस क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ये किसी पर्टिकुलर स्कूल का क्वेश्चन पेपर नहीं है, सभी स्कूल में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसीलिए आपको सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ जाएं, इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार का कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलता रहता है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। जैसे कि आपको बताया गया है कि इसमें 33 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन कंपलसरी है। और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 5 सेक्शंस आपको दिए गए हैं, सेक्शन ए से लेकर के ई तक। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि सेक्शन ए में जो है ना 16 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, जिसमें 12 एमसीक्यू है और बाकी के जो 4 है वो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद सेक्शन बी में जो है ना 5 क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स वाले, सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन है 3-3 मार्क्स वाले, सेक्शन डी में 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड दोनों का मार्किंग कितना है 4-4 मार्क्स। उसके बाद सेक्शन ई में आपसे 5-5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस भी दिया गया है, ये भी चीज आपको यहाँ पे बता दी गई है। अब चलिए हम लोग एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। आप एक पेन पेपर लेकर के बैठिएगा एंड सारे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। आप देखेंगे कि आपके एग्जामिनेशन में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन ए। इसमें पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होगा। आपको 3 नंबर दिए गए हैं एंड इनके सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछे गए हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 23.023, उसके बाद 0.0003 एंड लास्ट में देखिए क्या है 2.1 × 10⁻³ तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5, 1 एंड 2। ये इनके सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। बच्चों, मैं यहाँ पे आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा। सारे क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आता है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन स्लाइड्स डाउन 1/4 डिस्टेंस इन 2 सेकंड्स, इट विल स्लाइड डाउन द कंप्लीट प्लेन इन। यहाँ पे बोला गया है कि एक बॉडी जो है ना वो एक इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड कर रही है, वो 1/4 हिस्सा जो है वो 2 सेकंड में पूरा कर लेती है। तो बाकी का डिस्टेंस उसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि पूरा का पूरा डिस्टेंस उसको कवर करने में कितना टाइम यहाँ पर लगेगा। तो इसमें मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग क्या कीजिए, टोटल डिस्टेंस को s मान लीजिए। तो s/4 वो कितने देर में चलता है? 2 सेकंड में। तो हाफ gt² के फॉर्मूला से आप उसको देख लीजिए। उसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको वहां पर से टोटल s मिल जाएगा a के फॉर्म में। अब जब आपको a के फॉर्म में या फिर g के फॉर्म में जब आपको s मिल जाएगा तो वो आपका s फाइनल हो गया। अब आपको क्या करना है, उसी s को रख देना है मेन इक्वेशन में एंड टाइम को t मान लेना है। फिर वहां से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे एंड इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 4 सेकंड। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, ए पार्टिकल थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर takes time t1 to reach the ground. It takes time t2 if thrown from the same point with the same speed in the downward direction. Then the time t it will take to fall freely from the ground from the top of tower. देखिए यहाँ पर आपको बोला गया है कि एक पार्टिकल को जो है ना क्या किया गया, पहले ऊपर की तरफ फेंका गया एक टावर में से, उसके बाद उसको नीचे जाने में उसको टाइम t1 लगता है। उसके बाद उसी चीज को, उसी पार्टिकल को नीचे की तरफ डायरेक्टली उसी स्पीड से फेंक दिया गया जिस स्पीड से पहले उसको ऊपर फेंका गया था। अब दोनों का आपको अलग अलग टाइम दिया गया है, पहले वाले का टाइम t1 दिया गया, दूसरे वाले का टाइम t2 दिया गया है। अब ये आपको कहा जा रहा है कि मान लीजिए हम उसकी पार्टिकल को फ्री फॉल करवा दे, डायरेक्टली नीचे गिरा दे, तो उसको नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा, ये चीज आपसे यहाँ पर पूछा गया है। दोनों के बीच का रिलेशन आपको यहाँ पर निकालना है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है द स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। यानी कि यहाँ पे आपसे पूछा गया कि एक प्रोजेक्टाइल को जो है ना फेंक दिया गया है और यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि जब प्रोजेक्टाइल अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है ना, तो उसका जो स्पीड है वो उसकी इनिशियल स्पीड का आधा हो गया है। तो अब आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि उसका जो इनिशियल स्पीड होगा वो कुछ u होगा, तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा? u cos थीटा हो जाएगा। अब वही जो u cos थीटा है वही उसका आधा हो गया है टॉप मोस्ट पॉइंट पर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, u cos थीटा को हाफ ऑफ u के बराबर कर देंगे। बस यहाँ पर से मेरा cos थीटा हाफ आ जाएगा एंड एंगल कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। आप लोग इसको अपने पेन पेपर में करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, 2 actors A and B inclined at an angle theta have resultant R which makes alpha angle with A.
इफ द डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी आर इंटरचेंज देन द रिजल्टेंट विल हैव द सेम। यहाँ पर बोला गया है कि दो वेक्टर्स हैं ए और बी, दोनों किसी थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है एंड उनका जो रिजल्टेंट आर है ना वो एंगल अल्फा बनाता है ए वेक्टर के साथ। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि अगर हम लोग ए और बी को इंटरचेंज कर देंगे तो उनका जो रिजल्टेंट होगा उनके पास क्या चीज सेम होगा। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन में बोला गया है पहला डायरेक्शन सेम होगा, दूसरा बोला गया है मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होगा, या फिर इन तीनों में से कोई भी सेम नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा कि उनका जो मैग्नीट्यूड होगा ना उस रिजल्टेंट वेक्टर का वो सेम होगा। डायरेक्शन चेंज कर जाएगा लेकिन मैग्नीट्यूड जो होगा बच्चों वो सेम होगा। उसके बाद 6th क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक पार्टिकल का कुछ इनिशियल स्पीड है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी है एंड उसका कुछ इनिशियल एक्सीलरेशन है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 10 सेकंड के बाद उसका स्पीड क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे तो वेलोसिटी की बात आपको करी गई है, तो वेलोसिटी आपको दिया गया है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे x में उसका वेलोसिटी निकाल लेंगे फाइनल उस 10 सेकंड के बाद, और फिर हम उसको y में निकाल लेंगे। अब हमारा फिर से आंसर कितना आ जाएगा, i कैप और j कैप में आ जाएगा। एंड फिर हम लोग स्पीड कैसे निकालते हैं, तो i कैप वाले का स्क्वायर प्लस जे कैप वाले का स्क्वायर का रूट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ऐड कर देंगे दोनों को और रूट कर देंगे तो हमारा आंसर जो है निकल करके आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपसे दो कॉन्सेप्ट का यूज करवाया गया है। पहले तो इनिशियल वेलोसिटी देकर के आपको फाइनल वेलोसिटी निकलवाया जा रहा है एक्सीलरेशन देकर के। उसके बाद दूसरा आपको ये कहा जा रहा है ना बच्चों कि आप लोगों को वेक्टर का भी उसमें यूज करके फाइनल स्पीड बताना है, वेलोसिटी में नहीं छोड़ना, स्पीड बताना है। तो इसमें दो क्वेश्चन आपको मर्ज करके दिए गए हैं। देखिए आपके एग्जामिनेशन में भी ना बच्चों इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए आप लोग सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाइए। क्लास 11th में जो फिजिक्स का पेपर होता है ना वो हल्का सा मॉडरेट आता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है। लेकिन हाँ चूंकि बहुत बच्चे फिजिक्स पे ध्यान उतना नहीं दे पाते, उनको समझ में नहीं आता है, इसीलिए उनको पेपर हार्ड लगता है। अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को करके जाएंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। आप देखेंगे आपके एग्जामिनेशन में इसी प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को हिंट भी दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस में। आप अपना हाथ चलाइए, कलम चलाइए एंड आप सारे के सारे क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद 7th क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है कि एक बैट्समैन जो है ना वो एक पर्टिकुलर मास के बॉल को क्या करता है, बॉलर की तरफ मारता है एंड उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल स्पीड है, उसको वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है वैसा मारने से। अगर बॉल लीनियरली मूव करता है तो आपको ये बताना है कि बॉल को कितना इंपल्स इंपार्ट हुआ है, ये चीज आपसे यहाँ पर पूछा गया है। अब क्वेश्चन में चूंकि आपसे इंपल्स पूछा गया है तो मोमेंटम तो हमको निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे और वो किसकी तरफ निकालेंगे, वो हम लोग बैट्समैन की तरफ निकालेंगे। उसके बाद हम लोग इसी चीज का फाइनल मोमेंटम निकालेंगे। उसके बाद दोनों को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो हमारे पास क्या निकल करके आ जाएगा, इंपल्स निकल करके आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा इसका आंसर कुछ उसी प्रकार से आने वाला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, रोलिंग फ्रिक्शन इज, यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रोलिंग फ्रिक्शन के साथ क्या होता है, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बराबर होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, वो जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ऑलरेडी कम होता है। उसके बाद 9th है, द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग इज गिवन बाय E is equal to 50x square where x is the displacement in meter and E is in joule, then free constant of the spring is। अब यहाँ पर आपको क्या किया गया है, यहाँ पर ना आपको एक स्प्रिंग के लिए जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर है वो आपको E दिया गया है। अब E क्या होता है, हम लोग सभी जानते हैं E होता है हाफ kx स्क्वायर। तो यहाँ पर से हाफ ऑफ k आपको दिया गया 50, तो यहाँ पर से हम लोग क्या समझ रहे हैं, हाफ ऑफ k अगर 50 है तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, ऑब्वियस सा बात है ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, दैट इज 100 न्यूटन पर मीटर। उसके बाद 10th क्वेश्चन देखिए, ए स्टोन इज टाइड टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग इज रोल्ड अराउंड in a circle in a horizontal plane. If the speed of stone increased beyond the maximum permissible value, then string breaks suddenly. Which of the following correctly describe the trajectory of stone after the string breaks? अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि स्टोन को क्या कर दिया गया है ना, एक रस्सी में बांध दिया गया, धागे में बांध दिया गया एंड उसको घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, और उसका स्पीड जो है लगातार बढ़ते जा रहा है एंड एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा उसका स्पीड हो गया। अब उसके बाद जो स्ट्रिंग है वो बीच से टूट गया। अब आपको बताना है कि उस स्टोन का ट्रेजेक्टरी स्ट्रिंग के टूटने के बाद कैसा होगा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कि जो स्टोन है वो टेंजेंशियली फ्लाई करेगा, जैसे ही वो जो स्ट्रिंग है वो टूट जाता है। उसके बाद 11th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन ईच ऑफ देम हैज सेम मास एंड द सेम रेडियस। अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होगा अगर मास सबका सेम है और रेडियस सबका सेम है, इस प्रकार से। तो पहला क्या है, ए रिंग अबाउट एनी ऑफ इट्स डायमीटर, किसी भी डायमीटर के अराउंड उसका जो
एक रिंग है उसको घुमाया जा रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा होगा। आप देखिए यहाँ पे आपको ना हर एक चीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला कम से कम याद होना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कि जो हॉलो स्फीयर का किसी भी डायमीटर के अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आने वाला है वो हाईएस्ट आने वाला है। इसके बाद 12th क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है कि एक बॉडी जो है किसी पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है। अब आपको क्या बताना है ना, एक आपको पोजीशन वेक्टर दिया गया है, उसके हिसाब से आपको उसका लीनियर वेलोसिटी बताना है किसी भी एक पॉइंट के लिए। अब देखिए इसमें हम लोग फॉर्मूला सिंपल लगाते हैं कि v इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा क्रॉस आर। देखिए बहुत सारे बच्चे इसमें गलत कर देते हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा नहीं होता है। आर ओमेगा हम लोग ऐसे ही याद करते हैं उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, लेकिन जब हमको क्रॉस प्रोडक्ट करना होता है तो हम लोग ओमेगा क्रॉस आर करते हैं। अब अगर आप यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो आप लोग के पास सिंपली वेलोसिटी निकल करके आ जाएगा जो भी यहाँ पर आपसे पूछा गया है। अब आई होप आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट करना आता होगा, आप क्रॉस प्रोडक्ट कीजिएगा, इसका आंसर खुद से निकालिएगा। इसके बाद बाकी के जो सारे क्वेश्चन है वो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। 12 एमसीक्यूज खत्म होते हैं, अब 4 जो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि पहले दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़िए, समझिए, आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कहीं कोई स्टेटमेंट गलत है। अगर स्टेटमेंट गलत हुआ तब तो आंसर आपका तुरंत आ गया, लेकिन अगर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है तब फिर आपको रिलेशन बैठाना पड़ेगा। इस प्रकार से आप असर्शन रीजन में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन को मैं करूंगा और बाकी जो 3 असर्शन रीजन है वो मैं आपको खुद करने को दूंगा। यहाँ पर क्या है, 2 balls ऑफ डिफरेंट मासेस आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द सेम स्पीड। 2 बॉल्स थे, अलग अलग मास था, दोनों को ऊपर की तरफ फेंक दिया गया सेम स्पीड से। दे विल पास थ्रू देयर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद द सेम स्पीड। अब दोनों के साथ क्या हुआ, अब यहाँ पे कहा जा रहा है आपको कि दोनों के दोनों जब ऊपर जाएंगे वापस से नीचे आएंगे तो जिस पॉइंट से उसको प्रोजेक्ट किया गया होगा ना वो उस जगह को अपने उसी स्पीड से पास करेंगे जिस स्पीड से उन्हें ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया था। उसके बाद रीजन देखिए, द मैक्सिमम हाइट एंड डाउनवर्ड वेलोसिटी अटेन्ड एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन आर डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ बॉल। अब यहाँ पर आपको कहा गया है कि जो मैक्सिमम हाइट होता है और जो डाउनवर्ड वेलोसिटी होता है जिस स्पीड से वो नीचे आ रहा है वो जो अटेंड करता है ना बॉल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर, वो बॉल के मास के इंडिपेंडेंट होता है। अब अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा तो आपको ये चीज तो समझ में आ गया होगा कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। और अगर आप थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे इसमें, रीजन सही करने की कोशिश करेंगे तो आपको इसका आंसर वही मिलेगा जो होना चाहिए। दैट इज ऑप्शन नंबर ए कि असर्शन रीजन दोनों सही है एंड रीजन उसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। अब बाकी के आगे के जो भी आपको असर्शन रीजन दिए गए हैं वो आप लोग खुद से देखिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बच्चों आपके प्रैक्टिस के लिए है। सारे क्वेश्चन कैसे करवा देने से फायदा नहीं होगा, आप जब तक खुद से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे ना आपको फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए आप लोग बाकी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा, अगर आप इसका सॉल्यूशन वीडियो पूरा चाहते हैं कि हाँ एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया जाए, तो अगर आप वैसा वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हो सकेगा पॉसिबल टाइम होगा तो मैं वो वीडियो भी आप लोगों के लिए बना दूंगा जिसमें आपको इस क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन दिखाया जाएगा। इसके बाद आता है सेक्शन बी। अब आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में क्या बोला गया है कि आपको जो है ना ए और बी का डायमेंशन फाइंड करना है। आपको एक इक्वेशन दिया गया है जिसमें आपको ए और बी का जो है डायमेंशन फाइंड करना है। उसके बाद 18th क्वेश्चन देखिए, पार्टिकल मूव्स अलोंग द साइड ए बी बी सी सी डी ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी ऑफ साइड 25 मीटर विथ वेलोसिटी ऑफ दिस कैलकुलेटेड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। अब यहाँ पर बोला गया है कि पार्टिकल जो है ना वो ए बी बी सी सी डी में, यानी कि स्क्वायर ए बी सी डी, उसके इन तीनों साइड्स में वो चल रहा है और तीनों साइड्स का आपको लेंथ दिया गया है। अब आपको क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। अब एक बात का ध्यान दीजिएगा, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वहीं पे एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बस यहां पर से आपका जो है आंसर तुरंत निकल करके आ जाएगा। इस फॉर्मूला को लगाइएगा, आपको डिस्प्लेसमेंट तुरंत दिख रहा होगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है एंड डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा कि 25 25 25 वो टोटल कितना डिस्टेंस चला है। ऐड कर दीजिएगा, उसके बाद डिवाइड कर दीजिएगा उसको। अब अगला आता है 19th क्वेश्चन। इसमें आप लोग देखिए यहाँ पे आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है दो पार्टिकल्स के लिए जो कि स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहे हैं एंड एंगल 30 डिग्री एंड एंगल 45 डिग्री पे वो टाइम एक्सिस के साथ इंक्लाइंड है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सेलरेशन ए और एक्सेलरेशन बी का उन दोनों के रेशियोज निकालने हैं आपको। ओके, उसके बाद इसी में आपको और करके दिया गया है, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है एंड टोटल डिस्टेंस वो कितना चलेगा ना 12 सेकंड में वो आपको यहाँ पर निकालना है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है उसी से हमको टोटल डिस्टेंस जो है वो निकल करके आ जाएगा। तो बस आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसका एरिया निकाल देंगे एंड जो टोटल डिस्टेंस वो चलेगा वो निकल करके आ जाएगा। तो 19th का जो बी वाला क्वेश्चन है वो फर्स्ट वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा ज्यादा आसान है, तो आपको जो अच्छा लगे आप लोग वहां पर ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए
आप लोग साथ ही साथ क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए है। अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन आया है, उससे काम नहीं चलेगा। जब तक आप खुद पेन पेपर उठा करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, आपको उतना ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं आएगा एंड आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आखिर हमारी तैयारी कैसी है। मैं आपको हिंट लगभग सारे क्वेश्चन में दे ही रहा हूँ, बस आप अपना पेन चलाइए एंड आंसर्स निकालने की कोशिश कीजिए। उसके बाद 20th क्वेश्चन देखिए, ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल विथ हॉरिजॉन्टल सो दैट इट्स फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ। अब यहाँ पे बोला गया है कि एक प्रोजेक्टाइल को जो है ना हॉरिजॉन्टल से किसी भी एक एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया गया है। अब आपको यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि वो पैराबोलिक पाथ पर जाएगा। एंड ये वाला जो क्वेश्चन है हाफ ईयरली के सभी स्कूल के एग्जामिनेशन में आता है, इसीलिए आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिएगा। ये प्रूफ वाला एक क्वेश्चन हो गया, समझ लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे बोला गया है कि एक बॉडी है जिसका मास जो 5 kg है, उस पर 2 परपेंडिकुलर फोर्सेस लग रहे हैं, एक 8 न्यूटन का और एक 16 न्यूटन का, सॉरी 6 न्यूटन का। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, उसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा ना एक्सेलरेशन का, वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। अब अगला आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी के क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को खुद से करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए है। एंड बच्चों आप लोग पेन पेपर लेकर के इस चीज़ को जरूर आंसर कीजिएगा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में जब इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और अगर आप क्वेश्चन पेपर देख के गए हैं और फिर भी आप नहीं कर पाएंगे तो फिर ये आपकी गलती है। इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करके जाइए। मैं यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं कि नहीं हमें मैच करना है, इसका आंसर क्या होगा, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन लिख दीजिएगा कि हमें कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए। तब मैं आप लोगों के लिए, अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं सॉल्यूशन वीडियो आप लोगों के लिए जरूर बना दूंगा। लेकिन फिलहाल आप लोग सारे क्वेश्चंस देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स तभी ला पाएंगे जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे। हो सके तो 2-3 क्वेश्चन पेपर और कर लीजिए और स्कूल के क्वेश्चन पेपर कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस जो है वो और भी अच्छा हो जाएगा एंड हाफ ईयरली में आप अच्छे से अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। और इस वीडियो को बच्चों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला पाए। तो यहाँ पे आपका सेक्शन सी खत्म होता है। अब आता है सेक्शन डी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेक्शन डी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पर एक केस दिया जाएगा एंड उसके बेसिस पे आपको 3-4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो MCQ फॉर्मेट में पूछे गए हैं। एंड ध्यान दीजिएगा, इसमें जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं ना वो न्यूमेरिकल वाले ही आते हैं। मतलब यहाँ पर आपको एक चीज समझना होगा कि अगर आपका 70 मार्क्स का पेपर हो रहा है तो इसमें आपको ना 40 मार्क्स का लगभग सॉल्व करना पड़ेगा एंड 30 मार्क्स आपका डेरिवेशन वाला पार्ट होगा, फिर 20 मार्क्स आपका डेरिवेशन वाला पार्ट होगा। लेकिन जो मेजर पोर्शन होगा क्वेश्चन पेपर में वो आपका न्यूमेरिकल ही होगा। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा और जितना ज्यादा हो सके न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप जेईई मेंस की तैयारी करते हैं तो आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस तो करते ही रहते होंगे, तो आपको उतना ज्यादा दिक्कत उसमें नहीं होगा। तब आपको प्रूफ पे फोकस करना है। लेकिन अगर आप जेईई मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं तब आपको दोनों चीज पे फोकस करना है, न्यूमेरिकल पे भी एंड डेरिवेशंस पे भी। इसीलिए आप लोग अच्छे से सारी चीज की प्रैक्टिस कीजिए। आप किस कैटेगरी में आते हैं वो आप लोग देख लीजिए एंड उस हिसाब से अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाते चलिए। गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और अपने सपोर्ट को दिखाने के लिए आप लोग वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक हाइप हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आगे और भी वीडियोस को बनाने के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोग को और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर्स का लिंक दिया गया है, तो अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो आप वहां पर से जाकर के देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन पेपर देख करके जाइए। अगर कुछ क्वेश्चन भी आते हैं ना तो आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। आप किसी भी स्कूल के हो, क्वेश्चन एक ही टाइप का होता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज बदल दिए जाएंगे, आपको कुछ अलग चीज हल्का सा उसमें चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं, बेसिक जो आधार होता है क्वेश्चन का, वो हमेशा सेम रहेगा। इसीलिए आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन का अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। अब अगला आता है सेक्शन ई। देखिए सेक्शन ई में जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो 5-5 मार्क्स के हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड ध्यान दीजिएगा कि सेक्शन ई के कुछ क्वेश्चंस में ना आप लोग को और भी दिया गया है, तो ये अच्छा होगा आप लोगों के लिए कि आप लोगों को अगर ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर लीजिए। जैसे ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों का किस चीज का क्वेश्चन है, वो आपका वेक्टर का क्वेश्चन है, लेकिन नीचे वाला जो क्वेश्चन है उसको एक बार देखिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड v along a circular path of radius r। अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के जो मैग्नीट्यूड है उसके लिए आपको एक एक्सप्रेशन को डिराइव करना है, निकालना है, जिसमें क्या होता है कि एक बॉडी जो है ना v स्पीड से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, v स्पीड के साथ वो मूव कर रहा है एक सर्कुलर रेडियस पे, जिसका कितना रेडियस है, जिसका r रेडियस है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक
सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के लिए मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन डिराइव करना है। उसके बाद देखिए इसी में सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल दिया गया है, इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए। और यहाँ पर देखिए अगला आता है 32 क्वेश्चन, इसमें भी आपको और करके 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। आप लोग इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। 5 मार्क्स के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करके जाइएगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन एज इट इज मान लीजिएगा, रिपीट नहीं होता है, जिसके कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे आपके एमसीक्यूज में, आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। इसलिए आप लोगों को इन सारे क्वेश्चन को कम से कम अच्छे से करके जाना है। और यहाँ पर आने के बाद ये क्वेश्चन पेपर खत्म होता है। आई होप बच्चों आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से किया होगा, आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग बाकी सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के लिए डिस्क्रिप्शन को जरूर चेकआउट कीजिएगा। सारे क्वेश्चन पेपर्स को करके जाइएगा, आपको आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।